हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके। तो आज हम आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। अब पहले हम ये जानें कि ठोस अवस्था होती क्या है। ठोसों का जो मेन प्रॉपर्टीज होता है वो होता है उनका आकार निश्चित होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है, साथ ही उनका घनत्व भी निश्चित होता है। ठोस प्रायः उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाले होते हैं और ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतराणविक स्थान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। अब हम आते हैं कि ये ठोस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आणविक ठोस। वे ठोस जिनके अणु या वे ठोस जो प्रायः सतत विविक्त अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन, सल्फर और सफेद फास्फोरस। अगर हम देखें कि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य, वो बहुत ही कम होता है। इसी कम यानी क्षीण आकर्षण बल को ही वंडर वाल्स बल कहते हैं। अब हमारा आता है आयनिक ठोस। क्या होता है? वे ठोस जो धनायनों एवं ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है, इनसे मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोसों को हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड या अन्य लवण को हम आयनिक ठोस में रख सकते हैं। जैसे NaCl में हमारा है, एक है हमारा Na सोडियम जो कि पॉजिटिव आयन होता है, और दूसरा हमारा होता है क्लोरीन जो कि नेगेटिव आयन होता है। इन दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक आयनिक ठोस कहलाता है। फिर अब इसके बाद हमारा आता है आणविक। कितने हो गए? आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, और हमारा आएगा धात्विक ठोस। वे ठोस जिनमें की प्रकृति धातु से मेल खाती है, उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे कापर, लोहा, चांदी इत्यादि, ये सब हमारे आते हैं धात्विक ठोस में। अब हमारा आता है सहसंयोजक ठोस। ये क्या होता है? सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस जो प्रायः ऐसे ठोस जो प्रायः अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे हमारा ग्रेफाइट, डायमंड, ये हमारा सहसंयोजक ठोस में आते हैं। हालांकि ये तीनों एक कार्बन की ही प्रतिरूप होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इसी प्रकार होता है ये सब, यानी कि इनके क्रिस्टल जलक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो होते हैं सहसंयोजक ठोस, उनके जो जालक होता है क्रिस्टल जालक, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, यानी कि अगर परमाणु से मिलकर बना हुआ है कोई ठोस तो उसको हम सहसंयोजक ठोस कहेंगे, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। अब हमारा आता है कि घन निकाय क्या होता है। ठीक, और धात्विक आबंध किसे कहते हैं? धातु में जो बल धातु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधता है उसे हम धात्विक आबंध कहते हैं। अब हमारा आता है क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। यह क्या होता है? क्रिस्टल ठोस में देखिए क्या होता है। क्रिस्टल वे ठोस जिनके अवयवों की लघु परिसरीय होता है, यानी जिनके अणु लघु परिसरीय होते हैं, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, यानी अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा?
कुछ पदार्थ कांच आदि क्रिस्टल नहीं होते, परंतु इन्हें हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। इनके निकायों की जो होता है, यानी कि इनके निकाय सरल, लघु परिसरीय होते हैं। यानी जिनके घटक लघु परिसरीय होंगे उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, और जिनके घटक कणों की दीर्घ परिसरीय होती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। प्रायः सभी ठोस क्रिस्टलीय ही होती है, उसको छोड़कर। अब हम आते हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। अगर हम बिंदुओं का वह पुनरावृत्ति करें, सममित पैटर्न बनाएं जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की उपस्थिति को दर्शाता हो, तो ऐसे को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। यानी कि ऐसा जाल हम बनाएं जो किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित घटक कणों की अनुपस्थिति को दर्शा, उसे हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ संरचनाएं होती हैं। घन क्रिस्टल निकाय। अब घन क्रिस्टल निकाय भी होता है 4 प्रकार का। ठीक, पहला हमारा आएगा सरल घन एकक सेल। अब ये जान लें कि सरल घन एकक सेल का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। एक क्यूबिक टाइप का बनता है इसका स्ट्रक्चर सरल, क्योंकि ये एकक घन क्रिस्टलीय सेल है ना, इसीलिए। और इसके अंदर घटक कर सभी कोनों पर स्थित होते हैं, फलक पर नहीं, इसीलिए इसको हम सरल कहेंगे। अभी आपको बना कर दिखाई दे रहे हैं। जैसे इनकी संरचना है क्यूबिक टाइप की। इस टाइप की संरचना होती है। ठीक, सरल घन निकाय की। इसमें जो होता है अणु, ये कोनों पर स्थित होता है। यानी कि सरल घन एकक सेल की जालक बिंदु वे केवल कोनों पर स्थित होती है, केंद्र पर नहीं। यानी कोनों पर ही स्थित होंगे, 8 कोनों पर। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है काय केंद्रित धन एकक सेल। इस एकक सेल की संरचना में जो घटक कण होते हैं वो 8 कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, साथ में इसके केंद्र पर भी एक घटक कण पाया जाता है, इस तरीके से। अब फिर इसके बाद हमारा आता है फल केंद्रित घन एकक सेल। इसमें क्या होता है, इस सेल की जालक बिंदु या घटक कण 8 कोनों पर भी होती है और साथ ही 6 फलक पर भी होती है। यानी 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, यानी 6 फलक पर भी इनके जालक बिंदु या घटक कण होते हैं। तो अगर इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है कि कुछ समन्वय संख्या होती क्या है, ये भी जान लीजिए। किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणु को, यानी किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणु की संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे। अच्छा, इसमें देखिए, ये है हमारा कोई परमाणु है सेंटर का, फिर इसके जो प्रतिवेशी परमाणु होंगे वो इसके फलक पर स्थित होंगे, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई,
इसमें 6 फलक है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या होगी हमारे 6। फिर से एक बात सुनिए, किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणु की संख्या उस परमाणु की क्रिस्टल समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक, यानी काय केंद्रित घन में 6 समन्वय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक से किसी घन क्रिस्टल निकाय के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या प्रति एकक सेल Z की गणना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे एकक सेल के प्रति एक कोने पर स्थित परमाणुओं की संख्या 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 होती है। एकक सेल के मध्य से विभाजित होता है, अतः प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु का केवल 1/8 भाग उस एकक सेल का होता है। एकक सेल के 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं, अतः 8 इंटू इस प्रकार से होगा। देखिए 8 इंटू 1/8। ठीक, यानी कि 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार क्या निकला है, उस एकक सेल का होता है, यानी कि उसके फलक पर एक परमाणु बचता, यानी कोनों पर मिला के हम बताएं। फिर से बात सुनिए, एकक सेल के प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु 8 एकक सेलों के मध्य से विभाजित होता है, अतः प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु का केवल 1/8 भाग उस एकक सेल का होता है। एकक सेल के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, अतः 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 परमाणु उस एकक सेल का होता है। ऐसा घन क्रिस्टलीय निकाय का। ठीक, अब हम आते हैं, कुछ दक्षता होती है, संकुलन या संकुचन दक्षता। संकुलन दक्षता प्रतिशत में निकाली जाती है, यानी कि घेरा हुआ आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100, यानी संकुलन दक्षता इक्वल टू घेरा हुआ आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, इसी के अनुसार आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे कुछ दोष आते हैं कि इनके कौन से दोष जो इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकी दोष होता है, एक फ्लैंकुलर दोष होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कई बार पूछा भी जाता है। तो हम ये जान लें कि शॉर्टकी दोष होता क्या है। किसी परमाणु के अंदर या किसी अणु के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर उसके घटक कणों का उसकी स्थिति से कहीं बाहर अंतर आकाश में चले जाने पर उसमें एक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, या कहे तो उसके अंदर उसका खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, इसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। फिर हमारा आता है फ्रैंकले दोष। फ्रैंकले दोष में क्या होता है, इस प्रकार का दोष में किसी पदार्थ का कोई कण या घटक अपने स्थान से विचलित होने पर वो किसी और परमाणु के स्थान पर जाकर उसको भी विचलित कर देता है। इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकले दोष कहते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बताया। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में इसी तरह पढ़ाई कीजिए आप, ताकि अच्छे नंबर से पास होइए, आपकी पढ़ाई का नुकसान न होगा।